इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 101। इस बार यह कौन सा महान आविष्कार है? सहपाठी की बात सुनकर, जो पहरेदार की भूमिका निभा रहा था, सभी ने तुरंत उसे घेर लिया। लिंगी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किस तरह का आविष्कार है? क्या ये रोजमर्रा की जरूरत है या ये कोई हथियार है? मुझे भी नहीं मालूम। संतरी सहपाठी ने कंधे उचका दिए। लगता है सिस्टर ब्लड कंसोर्ट ने इसे पहना हुआ है। मत पूछो, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगी। डू शिंजेन ने आयुष पर नजर डाली, जो उसके बगल में उपन्यास पढ़ रहा था और पलट रहा था, और चुपके से पूछा, अरे तुम लोग क्या सोचते हो, क्या सिस्टर ब्लड कंसोर्ट बिग ब्रदर डाली के लिए यहाँ है? अपनी उंगलियों का उपयोग करके एक छोटी सी गणना के बाद, बिग ब्रदर डाली को छोड़कर सिस्टर ब्लड कंसोर्ट के स्कूल आने के लिए कोई और योग्य नहीं है। ये संभव है। सभी ने सिर हिलाया। लिंगी ने फिर कहा, सभी लोग अपनी सीटों पर वापस लौट जाएं। जल्दी करो। कक्षा में सभी लोग तुरंत ही व्यवस्थित ढंग से अपनी सीटों पर वापस चले गए, ऐसा करते समय किसी प्रकार का शोर भी नहीं मचाया। जल्द ही कक्षा का दरवाजा धीरे से खोला गया और सिस्टर ब्लड कंसोर्ट, जिसने अपने नीले बालों को 2 पोनीटेल में बांधा हुआ था, भावशून्य होकर कक्षा में प्रवेश किया। उसने बस इधर उधर देखा और जल्दी से आयुष की सीट ढूंढ ली और फिर बिना किसी भाव के उसके चेहरे पर चली गई। इस समय आयुष कहानी के महत्वपूर्ण क्षणों पर था और उस पर पूरी तरह से केंद्रित था, जिससे वह अपने आसपास की घटनाओं से अनजान था। वह मजे कर रहा था और उपन्यासों को टिप देने में अपना पूरा समय दे रहा था। इस समय लिनचुइन आयुष के पास चली गई, थोड़ा नीचे झुकी और अपनी उंगलियां उसके कंधों को छूने के लिए फैला दी। परेशानी मत करो, मैं अभी अपने उपन्यास पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ है तो मेरे खत्म होने तक इंतजार करो। आयुष ने उसकी परवाह नहीं की और पढ़ना जारी रखने से पहले अपनी बैठने की स्थिति को ठीक किया। सदमे और भय के कारण आसपास के सहपाठियों की आंखें लगभग जमीन पर झुक गईं। वे सिस्टर ब्लड कंसोर्ट की अनदेखी करने के परिणामों को स्पष्ट रूप से समझते थे। एक दंपति था जिसने कैंपस में सिस्टर ब्लड कंसोर्ट का रास्ता रोक दिया था और उसे घर जाने से रोक दिया था। सिस्टर ब्लड कंसोर्ट द्वारा उन पर दबाव डालने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। दंपति को आधे महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। यह उनके लिए बहुत दुखद था। यद्यपि कई छात्र उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि सिस्टर ब्लड कंसोर्ट छात्रों के दिलों में गहराई से अंकित थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि इस बार सिस्टर ब्लड कंसोर्ट भड़की नहीं, बल्कि उसने आयुष को और अधिक जोर से धक्का दिया। तुम क्या चाहते हो? आयुष ने अपना सिर घुमाया और क्रूरतापूर्वक कसम खाने को तैयार था, लेकिन तुरंत ही वह स्तब्ध रह गया। न केवल वह दंग रह गया, बल्कि कक्षा के बाकी बच्चे भी दंग रह गए। संयोग से कहें तो आयुष का शरीर दुबला पतला और कमजोर था और उसकी ऊंचाई औसत से ज्यादा थी, लगभग 1 मीटर और 75, और सिस्टर ब्लड कंसोर्ट छोटी और दुबली पतली थी, लगभग 1 मीटर और 64। इसलिए जब आयुष ने अपना सिर घुमाया तो उसके होंठ सिस्टर ब्लड कंसोर्ट के होंठों से मिल गए। हे भगवान! सभी लोग स्तब्ध थे, साथ ही थोड़ा डर भी था। आसपास के लोगों की ठुड्डी जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस पल पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ देर की स्तब्धता के बाद सभी लोग एकदम सीधे बैठ गए और अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकें अपने हाथों में थाम लीं। केवल उनके कान खरगोश जितने लंबे थे, ये सुनने के लिए कि आगे क्या होगा। लिनचुइन को होठों पर चूमने के बाद आयुष ने शांति से अपना सिर पीछे झुका लिया और लिनचुइन से दूरी बनाए रखी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आसपास के सभी लोगों का दिल टूट गया था। लिंगी, हे भगवान, बिग ब्रदर डाली निश्चित रूप से एक अमर है जो स्वर्ग से उतरा है। उसने सिस्टर ब्लड कंसोर्ट को चूमा और फिर भी वह सिर्फ यही कहता है। हम सिस्टर ब्लड कंसोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डू शिंजेन, मैं अपने हाथों की हथेली में जानता था। अरे मैं ये कैसे सोच सकता था? लैंग हाओ, हालांकि मैं बिग ब्रदर डाली के फिजूल खर्ची वाले व्यवहार को पसंद नहीं करता, लेकिन आज जो कुछ भी उसने किया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से उसके सामने घुटने टेक दूंगा। क्या उसका दिल लोहे का बना है? जी, झिरुओ, बस इतना ही। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो यंग मास्टर डाली हमेशा के लिए सिंगल हो जाएगा। घटना के नायक आयुष ने सोचा, ये तो मुझे मौत के मुंह में ले गया। हम जिस सिस्टर ब्लड कंसोर्ट की बात कर रहे हैं, वह 180 से ज्यादा आईक्यू वाली तकनीकी विशेषज्ञ है। मैंने उसे ऐसे ही चूमा। इसके अलावा मेरी कोई और प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी। अन्यथा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह मुझे नहीं मारेगी। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे बच सकता हूँ। कृपया कृपया भगवान मेरा भला करें। आमीन। ऐसा लग रहा था मानो आयुष की प्रार्थना सुन ली गई हो। सिस्टर ब्लड कंसोर्ट लिनचुइन ने बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के अपनी स्थिति बनाए रखी और बस हल्के से जवाब दिया, मैं इन्हें आपको वापस कर दूंगी, मेरे नाम पर, तय समय के भीतर। उसने अपना बर्फीला छोटा हाथ बढ़ाया और आयुष के हाथों में एक पार्सल थमा दिया और फिर कहा, मिशन पूरा हो गया है, अलविदा। इतना कहकर वह मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। आयुष, जिसने पार्सल संभाला था, ने उसे ध्यान से जांचा और पूछा, यह क्या है? लिनचुइन रुक गया। वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन तकनीक। ओह, मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया है। पिछली बार जब मैंने ये तकनीक खरीदी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इसे तुम्हें उधार दे दिया था। अब आयुष का डर जिज्ञासा से पूरी तरह से दूर हो गया था और उसकी दोनों आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। ओह हाँ, चेन, क्या तुम एक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हो?
क्या तुम मुझे अपने शोध कक्ष में आने दोगे जब तुम खाली हो? मैं अंदर क्या है इसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ। अगर मुझे इसमें हिस्सा मिल जाए तो ये बेहतर होगा। मैं पैसे दूंगा। अगर तुम्हें अपने प्रयोगों के लिए जगह चाहिए तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास कई पहाड़ियाँ हैं। लिन चुइन को ज़्यादातर चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी गीक के तौर पर एक बड़ा रिसर्च रूम होना हमेशा अच्छी बात थी। लिन चुइन में मानवीय भावनाएं नहीं थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ़ थी। इसलिए आयुष की बातें सुनने के बाद लिन चुइन ने मुड़कर आयुष की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इसे एक पुष्टि के तौर पर माना गया। ये कहने के बाद लिन चुइन ने कुछ देर तक सोचा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा थंब ड्राइव जैसा उपकरण निकाला जिस पर एक छोटा सा बटन था और उसे आयुष को देते हुए कहा, आपातकालीन उपकरण। इसे दबाओ और मैं 15 मिनट के भीतर पहुंच जाऊंगी। बहुत बढ़िया। आयुष की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सच है कि अगर मैं चिल्लाऊं, मुझे शक्ति दो मेरे स्वामी, तो आप तुरंत यहाँ आ जाएंगे? कुछ देर सोचने के बाद लिन चुइन ने सिर हिलाया। असल में यह इसी तरह काम करता है। इसके साथ ही क्या मैं स्कूल में भी एक दुर्जय अस्तित्व नहीं बन जाऊंगा? 180 से अधिक आईक्यू वाला एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ। कभी भी और कहीं भी मेरी कॉल का जवाब देना। वाह, आज के बाद यहाँ का ये युवा मास्टर बिना किसी चिंता के कैंपस में जो चाहे कर सकता है। आयुष ने अपने दिल की जिज्ञासा को एक बार में ही शांत करने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि वह रात को सो नहीं पाएगा। ओह, और उस बारे में, चुइन, क्या तुम मुझे वह चीज़ दिखा सकते हो जो तुम्हारी गर्दन पर है? क्या ये कोई पवित्र वस्तु है? एक्सोस्केलेटन कवच। आयुष ने चुइन की गर्दन के दोनों तरफ लगी धातु की प्लेट की ओर इशारा किया और पूछा। धातु की प्लेट पर एक छोटी सी पट्टी और एक छोटा सा चीरा था। आयुष को पूरा यकीन था कि यह चीज़ निश्चित रूप से कोई साधारण धातु की प्लेट नहीं थी। आयुष को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह आग से खेल रहा है। आसपास के सभी छात्रों के दिल धड़क उठे। ठीक है, लिन चुइन ने नीरस स्वर में उत्तर दिया, मेरी ओर से। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पूरे दाहिने हाथ पर यांत्रिक हरकतों की एक तेज श्रृंखला सुनाई दी। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी 5 उंगलियां फैलाकर, और अपनी हथेलियों को आयुष के शरीर के पीछे की दीवार की ओर मोड़ा। इस बिंदु पर उसका मूल रूप से सफेद और कोमल दाहिना हाथ पूरी तरह से स्टील से ढका हुआ था और उसके हाथ की हथेली में एक अजीब सी अंगूठी थी। मेरे नाम पर, लक्ष्य की पुष्टि, मेगाकंटोप फायर। उसकी आवाज के बाद हथेली के बीच में स्थित अंगूठी अचानक चमक उठी और फिर अंगूठे जितनी मोटाई वाली एक लेजर सीधे बाहर आ गई। धमाके की आवाज के साथ दीवार में एक छेद देखा जा सकता था। छेद करीब 1 सेंटीमीटर गहरा था और अभी भी धुआं निकल रहा था। मैं जा रही हूँ। अपने दाहिने हाथ पर एक्सोस्केलेटन कवच को उतारते हुए लिन चुइन बिना पीछे मुड़े चली गई और जल्द ही सभी की नजरों से ओझल हो गई। अध्याय 102। पूरी कक्षा में एक अजीब सी शांति छा गई। 5 सेकंड के बाद क्लास के सभी सहपाठी अचानक उत्साह से भर गए। सभी अपनी मेज से कूद पड़े और आयुष को घेर लिया और चिल्लाने लगे, अरे भाई, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? हाँ, हम सिस्टर ब्लड कंसोर्ट की बात कर रहे हैं, वह जो मानवीय भावनाओं से रहित है। तुमने वास्तव में उसे चूमा था? बड़े भाई डाली, जल्दी से बताओ, उस समय तुम्हारे मन में क्या भावनाएं थीं? क्या कोई उत्साह था? कैसा महसूस हुआ? हाँ, हम सिस्टर ब्लड कंसोर्ट के होंठों की बात कर रहे हैं। ये बहुत आकर्षक लग रहा है। उसे चूमना अच्छा लगा होगा। इस समय आयुष ने अभी भी अपनी आंखें चौड़ी करके रखीं और लार टपकाना जारी रखा। उसकी दोनों आंखें चमकते हुए सितारों की तरह लग रही थीं और वह बड़बड़ाता रहा, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। वाह, हा, आयरन मैन। वह वाकई आयरन मैन था। हालांकि सिस्टर ब्लड कंसॉर्ट के दाहिने हाथ पर एक्सोस्केलेटन कवच आयरन मैन जितना अच्छा नहीं था और कवच की क्षमता और सामग्री भी बड़े अंतर से खराब थी। वास्तव में इसे पहले से ही बहुत उच्च अंत माना जा सकता है। आखिरकार आयरन मैन सिर्फ एक फिल्म थी। बर्बाद करो। आयुष अचानक खुशी से हंस पड़ा। जब मेरे पास भविष्य में पैसा होगा तो मुझे बर्बाद करना होगा। प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीक वाली चीजें, उच्च तकनीक पर बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है। हा। युवा मास्टर डाली। जी झिरुओ ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और सिंह के माथे को छुआ। युवा मास्टर डाली, जागो। जी झिरुओ के छोटे हाथ का तापमान महसूस करते हुए आयुष एक पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ी रही, फिर अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक अजीब चेहरे के साथ आसपास के छात्रों को देखा। क्या स्थिति है? तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो? लिंगी सबसे पहले दौड़कर आया और जल्दी से पूछा, बड़े भाई डाली, जब आपने अभी सिस्टर ब्लड कंसोर्ट को चूमा तो कैसा महसूस हुआ? मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। आयुष ने याद किया, ये ठंडा था एंड थोड़ी मीठी खुशबू भी थी। बड़े भाई डाली, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। डू शिंजन आगे आया। यहाँ ये छोटा भाई बड़े भाई डाली से गुप्त तकनीकें सीखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि बड़े भाई डाली मुझे सिखा सके कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाए और उनके पीछे कैसे भागा जाए। आज तक मैं अभी भी सिंगल हूँ। जब भी मैं किसी लड़की के पीछे भागता हूँ तो हमेशा असफल हो जाता हूँ।
ओह, आयुष ने अपने युवा चेहरे को देखा जो मुहासों से भरा हुआ था। फिर आखिरकार एक वाक्य बोला, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। लड़कियों को लुभाने के लिए यह अपेक्षाकृत ज्यादा विश्वसनीय तरीका है। फिर डू शिनचेन बेहद उदास हो गया और कक्षा के कोने में बैठकर गोलाकार आकृतियां बनाने लगा। ठीक है, सब कुछ तय हो गया है, कृपया अब चले जाएं। आयुष ने फिर से अपना मोबाइल फोन निकाला। ये लिन चुइन के साथ एक आकस्मिक चुंबन था। इसमें क्या परेशानी है? और आपकी प्रतिक्रियाओं को देखना ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप सभी कुएं के मेंढक हैं। हालांकि उसने अपने मुंह से ऐसा कहा था, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में खुश था। के जिसके बारे में बोलते हुए चुइन के मुंह में बहुत मिठास है। समय तेजी से बीत गया और बहुप्रतीक्षित दोपहर के भोजन का समय हो गया। आयुष कक्षा के दरवाजे से बाहर निकला। जिन छात्रों ने उसे देखा, यहाँ तक कि जो दूर से भी थे, सभी ने अपने दिल से सम्मान भरी आवाज में कहा, नमस्ते बिग ब्रदर बर्ड। देखो, ये बिग बर्ड नॉट लेजी है। अया, जब मैं उसके पक्षी के विशाल आकार के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। अपने आसपास के छात्रों की चर्चाओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आयुष ने कुछ गाने गुनगुनाए। ओह, ये बिल्कुल यही एहसास है, बहुत स्फूर्तिदायक। फिर वह स्कूल से बाहर अपनी कार की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक दुबली पतली आकृति ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया। शिनशिन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम खाना खाने नहीं गई? स्कूल में दोपहर के भोजन के समय काजल आमतौर पर अपनी कक्षा की लड़कियों के साथ खाना खाती थी और हमेशा आयुष के साथ नहीं होती थी। बस आज की काजल भावनात्मक उथल पुथल में लग रही थी और उसके दिमाग में बहुत सारे विचार थे। वह बेचैनी से खड़ी थी। तुम आखिरकार बाहर आ गए। आयुष को देखते ही काजल अचानक दौड़कर आया। आयुष का हाथ खींचा और जल्दी से कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ मदद मांगनी है। अरे अरे, धीरे चलो धीरे चलो। आयुष का शरीर लगभग उसके साथ खींच गया और जल्दी से बोला, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अगर हम थोड़ा धीरे पहुंचें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी करो और धीरे चलो। यहाँ तक बोलते हुए आयुष ये कहना नहीं भूली, आसमान में 5 शब्द तैर रहे हैं। यह कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए परेशान करने वाला होगा, लेकिन थोड़ी देर में इसका समाधान हो जाएगा। अब तुम गाने के मूड में कैसे हो? काजल आयुष को चुटकी बजाते हुए मार डालने के लिए बेताब थी। मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ है। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद आयुष ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। हालांकि निश्चित रूप से ये कुछ समय के लिए परेशान करने वाला होगा, लेकिन कुछ समय में इसका समाधान हो जाएगा। नहीं था, जल्दबाजी में किसी भी तरह से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता था। इसलिए उसने तुरंत गति धीमी की और कहा, मैं जो हुआ उसके बारे में बताने से पहले हम कार में बैठेंगे। ठीक है। वैसे भी दोपहर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और इसलिए आयुष उदासीन थी। पहले चलो खाने के लिए एक शांत जगह की तलाश करते हैं, फिर तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। इसके तुरंत बाद वे स्कूल से बाहर निकले, बस में चढ़े और किसी तरह एक ऐसा होटल ढूंढ लिया जहां का माहौल अपेक्षाकृत अच्छा था। एक निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद 9 नौकरों ने बारी बारी से 3-3 की संख्या में पहरेदारों की भूमिका निभाई। ये कहा जा सकता है कि मक्खियां भी कमरे में घुसने में असमर्थ थीं। काजल ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, मेरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जब मैं कल रात घर गया तो मेरे पिता की आंखें लाल थीं। उनका शरीर स्वस्थ है और वे कभी देर तक नहीं जागते। आंखों का लाल होना केवल ये दर्शाता है कि उन्हें वास्तव में परेशानी का सामना करना पड़ा है, और यह निश्चित रूप से एक बड़ी परेशानी है। बात बस इतनी है कि चाहे मैंने उनसे कितना भी पूछा हो, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा अनुमान सही होना चाहिए। जब आयुष ने अभी अभी देहांतरण किया था तब उसकी मुलाकात अनिल से हुई थी। वह काफी सज्जन व्यक्ति था, सौम्य था और उसने अपने शरीर को अच्छी तरह से बनाए रखा था। ऐसा व्यक्ति देर तक नहीं जागता, लेकिन अब जब उसकी आंखें लाल हो गई हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है। वह ये कि उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था जिससे अनिद्रा हो गई थी। आयुष ने इस बारे में सोचा और पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि अंकल अनिल को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है? काजल ने अपने हाथ से अपनी थोड़ी को सहारा देते हुए कहा, यह निश्चित रूप से विकास निधि का सवाल नहीं है। पिछली बार अंकल सिंह ने मेरे परिवार को 2 बिलियन से अधिक उधार दिए थे। ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए, इतने कम समय में इतना खर्च करना असंभव है। तो फिर क्या अंकल टैंक की कंपनी के विकास में कोई बाधा आ रही है? आयुष ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यही कारण है। काजल ने विश्लेषण किया। वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं के लिए शुरुआती चरण में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। जब तक प्रगति होती रहेगी तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि इन 2 पहलुओं के अलावा मुझे कोई और समस्या नजर नहीं आती, जब तक कि यह अंकल और आंटी टैंक के बीच कोई रिश्ते की समस्या न हो। सिंह ने सावधानी से पूछा। बिल्कुल नहीं। काजल ने आयुष के पैर पर क्रूरता से रौंद दिया और दयनीय आयुष दर्द में केवल अपने दांत पीस सकता था। काजल ने आगे कहा, मेरे पिता और माँ की भावनाएं हमेशा अच्छी रही हैं, उनके रिश्ते में समस्या कैसे हो सकती है? तुम मुंहफट। आयुष ने संघर्ष करते हुए कहा, अगर उसका रिश्ता समस्या नहीं है, पैसा समस्या नहीं है, कंपनी की प्रगति समस्या नहीं है, तो निराश होने की क्या बात है?
ऐसा नहीं है कि वह किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिला है जो उसके साथ मौत का द्वंद्व करना चाहता है। द्वंद्व युद्ध, काजल ने बार बार बड़बड़ाते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक चमक उठें। उसने उत्साह से आयुष के गाल को चूमा और शर्मा गई। हाँ, मुझे आखिरकार पता चल गया, ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अध्याय 103। आयुष को चूमने के बाद काजल का चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया। दूसरी ओर आयुष ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और विश्लेषण करना जारी रखा। इसकी संभावना काफी बड़ी है, अन्यथा अगर यह कोई और समस्या होती तो अंकल अनिल ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम बड़े मूर्ख हो। इस बार काजल की लाली उसके गुस्से के कारण थी जो हावी हो गई थी। उसने अपना पैर उठाया और आयुष के पैर पर पटक दिया। तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी कुंवारा ही रहना चाहिए। वह बहुत ही मतलबी है। मुझसे मुफ्त चुंबन पाने के बाद उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे कम से कम एक प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए। क्या तुम सच में सिर्फ बर्बाद करना जानते हो? मैं अभी इतनी आवेगपूर्ण क्यों थी इस मूर्ख को चूमते हुए? लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो कैंपस में फैली खबरों के अनुसार आयुष को पहले भी सिस्टर ब्लड कंसोर्ट ने चूमा था और उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आयुष ने अपने पैर को गले लगाया और उसे जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। तुमने मुझ पर पैर क्यों रखा? हालांकि उसका दिल अपने भविष्य के बारे में कड़वाहट से सोच रहा था। हालांकि मेरी प्यारी शिनिक्सन वर्तमान में मेरी मंगेतर है, लेकिन वह भविष्य में मुझे छोड़कर चली जाएगी और तलाक ले लेगी। वह मुझे चूमेगी और इस बात पर नाराज भी क्यों होगी कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या मुझे बस जारी रखना चाहिए था और उसे बिस्तर पर ले जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा करने से वह मुझे थप्पड़ मार देगी। एक दूसरे को गहरी भावनाओं से देखते हुए, अगर मैं ऐसा करता तो मेरी आंखें भी निकल जातीं। मैं केवल हमारी बातचीत का विषय बदल सकता था, वह इससे नाराज क्यों होगी? मैं वास्तव में समझ नहीं पाता कि महिलाएं क्या सोचती हैं। मैं जल्द या बाद में तुमसे मर जाऊंगी। काजल ने गुस्से में हाँफते हुए अपना सिर घुमाया। कुछ सेकंड के बाद वह मुड़ी और बोली, ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। उसने फेशियल टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, यह मेरे पिता की कंपनी है। और फिर उसने फेशियल टिश्यू का एक और ब्रांड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। मान लीजिए कि यह मेरे पिता के प्रतिद्वंद्वी की कंपनी है। अब तक वह सब कुछ समझने में कामयाब हो चुकी थी। फिर उसने कहा, मेरे पिता को इतना निराश करने के लिए यह विकास की प्रगति के कारण होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता की कंपनी की दवा अच्छी तरह से बिक रही होगी। और भले ही बिक्री प्रतिस्पर्धी की तुलना में उतनी अच्छी न हो, लेकिन इससे मेरे पिता को इस हद तक निराश नहीं होना चाहिए। काजल ने फिर चेहरे के ऊतक की ओर इशारा किया जो प्रतिस्पर्धी का प्रतिनिधित्व करता था। तो सबसे बड़ी संभावना यह है कि मेरे पिता की कंपनी और प्रतिस्पर्धी की कंपनी वर्तमान में एक ही दवा विकसित कर रही है और उनकी प्रगति एक ही गति से हो रही है, या शायद मेरे पिता की कंपनी प्रतिस्पर्धी की तुलना में धीमी है। संक्षेप में काजल ने फैसला किया। वह बहुत दबाव का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि लगभग यही स्थिति होनी चाहिए। आयुष ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता जिससे अंकल टैंग इतने निराश हो जाएं। इसके अलावा आप और आपके पिता हमारे घर आने का कारण भी शायद यही था, है न? काजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मच्छर जैसी आवाज में जवाब दिया, हाँ, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दोनों परिवार दोस्त माने जाते हैं। आयुष ने अपनी बाहें मोड़ ली और मेज पर रखे चेहरे के टिश्यू को देखा। किसी व्यवसाय के पास हमेशा सूचना का एक विश्वसनीय और तेज स्रोत होता है। अंकल टैंग को दूसरे पक्ष के शोध की प्रगति के बारे में पता होना चाहिए। और ठीक है, शिनशिन, अंकल टैंग ने इस नई दवा पर शोध कब शुरू किया? काजल ने जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा, ये पिछले साल जनवरी के आसपास शुरू हो जाना चाहिए था और जल्द ही 1.5 साल के निशान तक पहुंच जाएगा। आयुष ने सोचा और फिर पूछा, अंकल अनिल कब से निराश होने लगे? काजल, ये पिछले महीने से ही शुरू हुआ है। 1 महीना। आयुष ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या उसे अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा पिछले दिनों किए गए नए शोध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? अगर थी तो यह असंभव है कि उन्होंने पिछले महीने ही इसे शुरू किया हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हारी यह बात सुनकर ये सही लगता है। काजल ने अतीत की स्थिति को ध्यान से याद किया और पुष्टि की। ऐसा होना चाहिए कि उसे अचानक पता चला हो कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसी दवा पर शोध शुरू कर दिया है। अतीत में मैंने अपने पिता को ये कहते नहीं सुना कि अन्य कंपनियां उसी दवा पर शोध कर रही हैं, और वह भी उसी गति से। फिर बस 1 महीने पहले मेरे पिता को नींद न आने की समस्या होने लगी और उसके तुरंत बाद वह मुझे तुम्हारे घर ले गए ताकि तुम्हें अपना मंगेतर बना सकें। यहाँ तक कहने के बाद उसने सावधानी से आगे कहा, आयुष, मेरे पिता वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष ने भौहें सिकोड़ी। मुझे इस बात की चिंता है। जिंगशिन, तुम्हारे पिताजी की कंपनी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन अचानक एक नया प्रतिस्पर्धी उसी दवा पर उसी प्रगति के साथ शोध कर रहा है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अचानक वही प्रगति, काजल ने बड़बड़ाते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठें।
इससे पता चलता है कि दूसरी कंपनी ने अभी अभी शोध शुरू किया है और निश्चित रूप से मेरे पिताजी की कंपनी के साथ ही शुरू नहीं हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पिताजी की कंपनी के शोध निष्कर्ष लीक हो गए हैं? एक निगम जासूस ने जानकारी चुरा ली है, दूसरी पार्टी ने बस हमारी मेहनत का फल चुरा लिया है, और इस तरह इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पिताजी शोध की प्रगति को तेज करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए आपके परिवार के पास गए ताकि दूसरी कंपनी से पहले इसे पूरा कर सकें। आयुष, बिल्कुल यही है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कमोबेश यही हुआ है। इस प्रकार मेरे पिताजी इतने निराश इसलिए हैं क्योंकि उनकी कंपनी की शोध प्रगति दूसरी कंपनी की तुलना में तेज नहीं हो पा रही है। काजल ने चेहरे के टिश्यू के पैकेट को कुचल दिया जो प्रतिस्पर्धी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और क्रोधित होकर कहा, बहुत नीचता है, वे अन्य लोगों की शोध सामग्री चुराने के लिए जासूसी का भी सहारा लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अंकल अनिल की हताशा का कारण यही है। आयुष ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शिनशिन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अपने पिता के चरित्र के बारे में क्या सोचती हो? क्या पूछने की भी जरूरत है? जब मैं छोटी थी तब से वह मेरे आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, काजल ने दृढ़ता से कहा। तो फिर इसके बारे में सोचो। अगर एक अच्छे नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति कोई नई दवा लॉन्च करे तो वह सबसे पहले क्या करेगा? आयुष ने पूछा। पहली चीज जो वह करेगा, काजल ने सोचते हुए अपनी उंगलियों से अपने लाल गुलाबी होठों पर थपथपाया। पहली चीज जो वह करेगा वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना नहीं है, बल्कि पहले इसका परीक्षण करना है, ये सुनिश्चित करना है कि इसका उपयोग करना सुरक्षित है। ये सही है, हे। आयुष ने आगे कहा, तो अगर हम इसी तरह से सोचना जारी रखते हैं तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंकल टैंग अब इतने निराश क्यों हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें डर है कि दूसरी कंपनी उनकी कंपनी से पहले दवा जारी कर देगी। अच्छे चरित्र के व्यक्ति होने के नाते अंकल टैंग दवा को तभी जारी करेंगे जब इसे उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाएगा। हालांकि उनके प्रतिस्पर्धी शायद वैसे नहीं हैं। वे इतने घृणित हैं कि वे कॉर्पोरेट जासूस का सहारा लेंगे। वे शायद अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए अंकल टैंग को निराश होना चाहिए कि वे दवा को तब जारी करेंगे जब उनकी कंपनी अभी भी प्रायोगिक चरण में है। यहां तक बोलते बोलते दोनों की आंखें मिल गईं और वे एक साथ बोल उठे, समस्या यह है कि कॉर्पोरेट जासूस अभी तक नहीं मिला है। काफी समय तक एक साथ विचार मंथन करने के बाद उन्हें अंततः समस्या की कुंजी मिल गई। अगर कॉर्पोरेट जासूस नहीं मिला तो इसके सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। पहला, अंकल टैंग की कंपनी के ड्रग रिसर्च के निष्कर्ष क्लिनिकल प्रयोग के चरण में चुरा लिए जाएंगे, जिससे दूसरी कंपनी इसे पहले रिलीज कर सकेगी। दूसरा, अंकल टैंग की कंपनी इसे पहले रिलीज कर सकेगी। हालांकि अगर कोई हानिकारक साइड इफेक्ट हुआ तो कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आएगी। यही कारण था कि अनिल इतना निराश हो गया। जैसा कि कहावत है, अगर कोई आगे बढ़ता है तो एक भेड़िया उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन अगर वह पीछे की ओर बढ़ता है तो उसका सामना एक बाघ से होगा। चाहे वह कुछ भी चुने, हमेशा समस्याएं होंगी, जिससे यह उसके लिए एक कठिन निर्णय बन जाएगा। अध्याय 104। हालांकि अब चीजें सुलझ चुकी थीं, लेकिन काजल अभी भी उदास थी क्योंकि वह स्थिति को सुझाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थी। कॉर्पोरेट जासूसों को उजागर करना आमतौर पर कठिन होता था और सबसे निराशाजनक बात यह थी कि जितने दिन भी जासूस कंपनी में रहेगा, अनिल की कंपनी का संकट हल नहीं होगा। दवा के विकास और अनुसंधान को रोकना बिल्कुल असंभव था। अगर इसे रोक दिया जाता तो पिछले सभी प्रयास और निवेश बेकार हो जाते। लेकिन अगर विकास जारी रहा जैसा कि पहले कहा गया था, तो इससे संकट कम नहीं होगा। कुछ भी करने को नहीं था। आयुष, तुम हमेशा भाग्यशाली रही हो। क्या तुम मेरे परिवार के लिए कोई समाधान खोजने की कोशिश कर सकती हो? काजल ने आयुष का हाथ खींचा और उसे हिलाता रहा। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है। मैं केवल तुम्हारे अजेय भाग्य पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कृपया। मैं मदद करना चाहता हूँ, आयुष ने असहाय भाव से कहा। सवाल यह है कि क्या सब कुछ किस्मत से हल हो सकता है? इसके अलावा जासूस इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ है, उसे खुद को उजागर करने के लिए किस तरह की किस्मत की जरूरत है? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आयुष की बात सुनकर काजल के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वह बहुत होशियार लड़की थी और समझती थी कि केवल किस्मत के सहारे समस्या को हल करने का तरीका अविश्वसनीय था। उसने अपने होठों को काटा और आगे कहा, क्या मैं सिर्फ ये देख सकती हूँ कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मेरे पिता और भी निराश होते जा रहे हैं। अगर वह क्रोधित होते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा होगा। आयुष ने अचानक काजल का हाथ थाम लिया और कहा, चलो अभी इस बारे में मत सोचो। चलो सड़क पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें खुश करने के लिए कुछ मजेदार है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोग अच्छे मूड में हैं तो उनकी किस्मत भी अच्छी होगी। और एक बार जब कोई भाग्यशाली होता है तो समाधान के बारे में सोचना संभव हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा तरीका बहुत अविश्वसनीय है? काजल ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन अंत में वह केवल असहाय होकर उसका अनुसरण कर सकी। इसे भूल जाओ, वैसे भी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस तुम्हारी बात सुनूंगी। शायद तुम्हारे साथ घूमने से मेरी किस्मत फिर से चमक उठे। आयुष ने हंसते हुए काजल को हाथों से पकड़ लिया।
ये तो पक्का है, जिन लोगों के पास दिल और फेफड़े नहीं होते उनका भाग्य सूचकांक ऊंचा होता है। होटल से बाहर निकलने के बाद दंपति और उनके साथी सड़क पर अकड़कर चल रहे थे और बहुत ही भयानक लग रहे थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उनका गंतव्य कहाँ है, वे तो बस सड़कों पर इधर उधर भटकना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के बीच आधा मीटर का अंतर रखकर चल रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे की ओर देखकर थोड़ी देर बातचीत करते और फिर अपनी नजरें फिराकर सड़कों पर निकल पड़ते। शिनशिन, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? थोड़ी दूर चलने के बाद आयुष ने अचानक पूछा। मुझे याद है कि जोड़े जब भी खरीदारी करने जाते हैं तो हमेशा यही खाते हैं। ओह ठीक है, काजल का चेहरा लाल हो गया। तो फिर इसे मेरे लिए खरीद लो। तुम, आयुष ने पलटकर अपने एक अनुचर की ओर इशारा किया। जाओ कुछ आइसक्रीम खरीदो, सबके लिए एक एक। शिनशिन और मेरे लिए एक बड़ी आइसक्रीम ले आओ। रोजर, नौकर हवा की तरह भाग गया। आयुष, काजल ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है? आयुष एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मैंने क्या गलत किया? मैं अब से तुम्हें नजरअंदाज करूंगी। काजल ने गुस्से से अपना सिर घुमा लिया। 1 मिनट बाद आयुष, काजल और 9 नौकर पीछे पीछे चल रहे थे। हर एक के हाथ में आइसक्रीम थी और वे चलते चलते खा रहे थे। राहगीरों ने उन्हें देखा। क्या आज आइसक्रीम फेस्टिवल है? वे सभी एक एक आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? वह महिला बहुत सुंदर है और वह लड़का भी अच्छा दिखता है। क्या आइसक्रीम खाने से हम बेहतर दिख सकते हैं? मैं भी एक आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। भीड़ सीटी बजाते हुए चली गई। कुछ ही मिनटों बाद पूरी सड़क लोगों से भर गई, जिनमें से प्रत्येक अपने हाथों में आइसक्रीम लिए हुए था और चलते हुए उसे चाट रहा था। समूह चल रहा था, तभी एक शांत इमारत के कोने से एक युवती की तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत ढूंढो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये परिचित लगता है। आयुष की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने काजल का हाथ खींच लिया। हमें कुछ मजेदार मिल गया है। ये कहने के बाद उसने काजल को अपने साथ खींच लिया और सावधानी से छिप गया, जबकि 9 नौकर जल्दी से तितर बितर हो गए। प्रक्रिया इतनी तेज और सहज थी मानो उन्होंने लंबे समय से इसका अभ्यास किया हो। काजल ने सवालिया लहजे में पूछा, क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक जोड़ा बहस नहीं कर रहा है? इसमें देखने वाली क्या बात है? आयुष ने हंसते हुए कहा, एक कहावत है जो इसे सबसे अच्छे से वर्णित करती है। अगर परिस्थितियां सही हैं तो मौज मस्ती करने जाएं। अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं तो मौज मस्ती करने के लिए कोई जगह बनाएं। काजल ने दृढ़तापूर्वक अपना मुंह बंद रखा। निश्चित रूप से इस समय कोई केवल उस आदमी की शिकायत भरी आवाज सुन सकता था। टिंग टिंग, क्या तुम कृपया मुझसे नाराज नहीं हो सकती? क्या मैं पहले से ही कड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ? हालांकि मेरे पास अभी कार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे एक कार खरीदने में ज्यादा समय लगेगा। मुझसे नाता मत तोड़ो। उसके ये कहने के बाद काजल ने गुस्से में कहा, वह जरूर किसी सोने की खुदाई करने वाले से मिला होगा। यह आदमी भी बहुत बेतुका है, इसमें कोई गरिमा कैसे नहीं हो सकती? बहुत शर्मनाक है। आयुष ने मुस्कुराते हुए एक पुरुष नौकर को बुलाया और कहा, जाओ एक पाई का टुकड़ा खरीदो, फिर 10,000 युआन लेकर सोने की चेन खरीदो। इसके अलावा कार और कमरे की चाबियां भी तैयार रखो, मुझे उनका इस्तेमाल करना है। पुरुष नौकर, रोजर, और एक बार फिर हवा की तरह भाग गया। 2 मिनट के भीतर नौकर वापस आया और फुसफुसाया, युवा मास्टर, आपने जो मांगा था वो मेरे पास है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आयुष फुसफुसाए, पहले ये करो, फिर वह करो, और यह भी। पुरुष नौकर, कोई समस्या नहीं, और एक बार फिर भाग गया। काजल ने उत्सुकता से पूछा, आयुष, तुम क्या करना चाहती हो? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा शो देखने के लिए इंतजार करो। इस समय महिला की आवाज सुनी जा सकती थी। हम कम से कम आधे साल से डेट कर रहे हैं, है न? क्या तुम्हारा वेतन बढ़ा है? क्या तुम्हें पदोन्नति की कोई उम्मीद है? तुम सिर्फ 1,000 महीने कमा पाते हो। किराए और खाने का हिस्सा काटने के बाद क्या कुछ बचता है? पुरुष ने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, यह इतने कम समय में कैसे पूरा हो सकता है? लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ आधे साल में नहीं, सिर्फ 3 महीने में मैं निश्चित रूप से प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा और तब मुझे निश्चित रूप से वेतन वृद्धि मिलेगी। छोड़ो, मेरे पास ऐसा होने का इंतजार करने का समय नहीं है। महिला ने आगे कहा, सिर्फ 3 महीने में वेतन में बढ़ोतरी? ऐसा तभी हो सकता है जब आसमान से कोई पाई न गिरे। जैसे ही उसने यहां तक कहा, एक पाद ध्वनि सुनाई दी। एक पाई वास्तव में उसके पैर के पास गिर गई। औरत, पुरुष, काजल। इस बार 5 मिनट तक चौंककर जमीन पर जड़वत रहने के बाद महिला ने अपना बयान बदल दिया। ये पाई किसने गिराई? अगर यह मेरे सिर पर लगी तो क्या होगा? इसके बाद उसने पुरुष को उपदेश देना जारी रखा, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे आसमान से गिर सकते हैं? वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ। एक बार फिर पादा की आवाज सुनाई दी और $100 के नोटों का एक ढेर उसके पैर के पास गिर गया। औरत, पुरुष, काजल। 10 सेकंड बाद महिला ने आसमान की ओर इशारा किया। क्या बकवास है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अगर हो सके तो एक कार गिरा। 2 हुआ लाख की आवाज सुनाई दी और एक कार की चाबी गिर गई। औरत, पुरुष, काजल। इस बार महिला गुस्से से भड़क उठी। हे भगवान, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कार की टूटी हुई चाबी देने से मैं उससे शादी करने का मन बदल लूंगी?
हम कहाँ रह सकते हैं। एक बार फिर हुआ ला की आवाज सुनाई दी और घर की चाबियों का एक सेट उसके पैर के पास गिर गया। अध्याय 105। जमीन पर पड़े घर की चाबियों को देखकर महिला रो पड़ी और 20 सेकंड बाद ही बोली, हे भगवान, क्या तुम सच में इस मोटे आदमी की इतनी मदद करना चाहते हो? अगर तुम इतने काबिल हो तो इसे मेरे लिए पतला बना दो। इस बार आयुष टूट गया। क्या बकवास है, ये कैसे संभव है? बेचारा मोटा, ये भाई तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता है। काजल, जो बगल में खड़ी थी, जोर से हंस पड़ी। यह आयुष निश्चित रूप से शरारती होने में सक्षम थी। अचानक वह मोटा आदमी जो पहले से ही गिड़गिड़ा रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, चूंकि तुम ये कह रहे हो तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये शरीर मेरे माता पिता ने दिया है, मैं इसे बदल नहीं सकता। जाओ, जाकर उसे खोजो। यह आखिरी बार होगा जब हम मिलेंगे। तुम्हें इसके बारे में पता था? मोटी औरत की बात सुनकर वह चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। अलविदा। ये कहने के बाद मोटा आदमी चिल्लाया, दोस्त, बाहर आने का समय हो गया है। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दुख की बात है कि मैंने तुम्हें निराश किया है। कौन आपकी मदद कर रहा है? महिला ने इधर उधर देखा। अभी जमीन पर एक पाई, कुछ नकदी, एक कार की चाबी और एक घर की चाबी पड़ी थी। उस पाई को छोड़कर जिसका कोई मूल्य नहीं था, बाकी सब बहुत मूल्यवान थे। हालांकि महिला मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि उन्हें बेतरतीब ढंग से नहीं छीना जा सकता। यह मैं हूं। आयुष ने काजल और 8 अन्य नौकरों को कोने के पीछे से बाहर निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम यहां से भागने वाले थे। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से आयुष मोटे आदमी के पास गया और उसके पेट को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे फिगर के संबंध में मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आयुष के गिरोह को देखकर महिला दंग रह गई। आप आयुष हैं, सिंह परिवार से? इस बार आयुष चौंक गया। अया, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पीछे इस गिरोह का होना तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। इस बार वह पछतावे से भर गई। वह अक्सर आयुष की किंवदंतियों के बारे में सुनती थी और जो लोग उसके साथ अच्छे संबंध रखते थे वे सभी एक अच्छा जीवन जी सकते थे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो कहा गया था वह कह दिया गया था और उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। आयुष भी उसे ऐसा मौका देने को तैयार नहीं था। ठीक है, चूंकि तुम पहले ही टूट चुकी हो, इसलिए कहने के लिए कुछ खास नहीं है। तुम पहले जा सकती हो। मुझे इस मोटे से बात करने दो, वह मजेदार लगता है। ओह ठीक है। महिला का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया था, लेकिन वह केवल तभी जा सकती थी जब उसे कहा गया था। वह आयुष के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस बारे में बात करते हुए, वह इतनी आकर्षक नहीं है, आप उसके साथ इतनी बुरी तरह क्यों रहना चाहते हैं? आयुष ने सवालिया लहजे में पूछा। अरे, कहानी बहुत लंबी है। मोटे आदमी के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। आजकल जीवनसाथी मिलना मुश्किल है। शादी करनी है तो पैसे भी चाहिए और घर भी चाहिए, है न? सोने चांदी के गहने भी चाहिए होंगे, है न? लेकिन मेरे परिवार की पृष्ठभूमि औसत दर्जे की है, पैसे ज्यादा नहीं हैं। मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, लेकिन महीने में सिर्फ 1500 के आसपास कमा पाता हूँ। इसके अलावा मैं खूब खाता पीता हूँ। किराया काटने के बाद कुछ नहीं बचता। उसने उस दिशा में देखते हुए कहा जहां से महिला गई थी और कड़वाहट से मुस्कुराया। कोई मेरी तरफ आकर्षित भी नहीं होगा। ये सच है। एक कहावत है कि एक भरा हुआ आदमी नहीं जानता कि एक भूखा आदमी कैसा महसूस करता है। आयुष के पास एक मजबूत पृष्ठभूमि थी और वह बिना सोचे समझे सैकड़ों हजारों खर्च करने में सक्षम था, लेकिन यह मोटा आदमी वैसा नहीं था। हर महीने 1500 का उसका मामूली वेतन शायद जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आयुष, काजल ने आयुष की आस्तीन खींची। उसकी मदद क्यों नहीं करते? आयुष ने मोटे आदमी को ध्यान से देखा। जिस बारे में बात करते हुए, हालांकि वह मोटा था, वह बदसूरत नहीं था। वह मांसल दिख रहा था, लेकिन साथ ही काफी प्यारा भी लग रहा था। आयुष मुस्कुराया और कहा, मुझे बताओ, तुम क्या काम करते हो? तुमने पिछली बार क्या पढ़ा था? मैंने अभी सुना कि तुम कह रहे हो कि तुम एक प्रोजेक्ट पर हो। ठीक है, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? मुझे कियू कियू कहा जाता है। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। के एक गेंद, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसका नाम सुनकर आयुष की लार लगभग गले में अटक गई। हालांकि उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत उपयुक्त है। काजल पहले से ही हंस रही थी जब तक कि उसके पेट में दर्द नहीं होने लगा। पहला नाम कियू कोड को संदर्भित करता है। मासूमियत से भरे चेहरे के साथ कियू ने आगे कहा, जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो वह डर गई थी कि मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने मुझे कियू नाम दिया। उम्मीद है कि मैं किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम हो जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे एक गेंद अच्छी स्थिति में रहती है भले ही उसे किक किया जाए। तुम्हारी माँ निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली है। आयुष उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। कितना अच्छा नाम है, ये जानते हुए कि उसके सामने वाला व्यक्ति तियानजिंग शहर का प्रसिद्ध विलक्षण व्यक्ति है और उससे बात करना आसान है, कियू उसे प्रभावित करने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने विश्वविद्यालय में बायो इंजीनियरिंग का अध्ययन किया है। सरल शब्दों में इसका मतलब है विभिन्न प्रकार के जानवरों की जांच करना।
हालांकि मैं जिस पर शोध करता हूं वह थोड़ा अलग है। इसमें मुख्य रूप से जानवरों की आनुवंशिकी और अधिक विशेष रूप से जानवरों में जैविक भिन्नता पर शोध शामिल है। क्या बकवास है। आयुष की आंखें चमकने लगीं। अच्छा दोस्त, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। काजल खुद को ये कहने से नहीं रोक सके, ये तो पैसे बर्बाद करने में ही भविष्य बनाने जैसा है। वास्तव में यह इतना अच्छा नहीं है, कियू ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। मेरे पेशे में बहुत अधिक पूंजी निवेश और धन की आवश्यकता होती है। नौकरी पाना मुश्किल है और वास्तव में मैं उस परियोजना में केवल एक सहायक हूं जिसके लिए मैं वर्तमान में दवा विकास से संबंधित जिम्मेदार हूं। ड्रग डेवलपमेंट। इस बार हैरान होने की बारी काजल की थी। आयुष, तुम्हारी किस्मत वाकई अजय है। हम बस आराम से टहल रहे थे और मेरे पिताजी की मदद करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने में कामयाब हो गए। उससे पूछो कि क्या वह मेरे पिता की मदद कर सकता है। क्या तुमने सुना नहीं कि वह सिर्फ एक सहायक है। आयुष ने कंधे उचका दिए। वह कैसे मदद कर सकता है। ये सच है। काजल की आंखें धुंधली हो गईं। क्या हम वाकई मेरे पिताजी की मदद करने में असमर्थ हैं। जिसकी बात कर रहे हैं। आयुष ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मैंने शायद कोई बढ़िया विचार सोचा है। ये कहने के बाद उसने काजल को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि हम एक साधारण समस्या पर बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। एक साधारण समस्या पर बहुत ज्यादा समय लगा दिया। काजल ने जल्दी से पूछा। ऐसा क्यों। जल्दी करो, आगे बढ़ो, इसके बारे में सोचो। आयुष उसके करीब गया और फुसफुसाया, कॉर्पोरेट जासूस बहुत दूर छिपा होगा और कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं है कि वह कौन है। यहाँ तक कि अंकल टैंक को भी नहीं पता कि जासूस किस विभाग में है ना। हाँ, ये सच है। तो काजल ने पूछा। आयुष ने कहा, एक बात पर मुझे पूरा यकीन है, ये व्यक्ति निश्चित रूप से दवा विकास विभाग में नहीं है। काजल चौंक गई और पूछा, क्यों। इसके बारे में सोचो। आयुष ने पुष्टि करते हुए कहा, एक कॉर्पोरेट जासूस का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या है। उसे आसानी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और खुद को छिपाने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उसे चिकित्सा ज्ञान में पारंगत नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से दवा विकास टीम के मूल में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शुरू करेंगे। उसके बाद तुम कह रहे हो। काजल की आंखें चमक उठीं। आयुष, तुम वाकई काबिल हो। यह आइडिया काम कर सकता है। अध्याय 106। हे बिल्कुल। आयुष ने खुशी से अपने बालों को सहलाया। क्या मैंने पहले नहीं कहा था। एक बार जब कोई व्यक्ति अच्छे मूड में होता है और खुश होता है तो उसे निश्चित रूप से कुछ अच्छा मिलेगा। क्या तुम आखिरकार मुझ पर विश्वास करते हो। विश्वास करो, मुझे विश्वास है। काजल ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। चलो अब शुरू करते हैं। बेशक। आयुष मुस्कुराया और कियू की ओर चला गया, उसकी मोटी और गोल गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और हंसा जैसे कि वह 10 साल का मार्केटिंग पेशेवर हो। फैटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, क्या तुम इसे चाहते हो। इसमें भोजन और आश्रय शामिल है और हर महीने 5,000 का वेतन, साथ ही अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो कई अन्य लाभ भी। इसे एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो तुम हारोगे नहीं। मेरा मानना है कि तुम्हें जनरल मैनेजर और यहाँ तक कि सीईओ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर तुम अपनी पसंद की किसी भी महिला को पा सकोगे और अपने जीवन के शिखर पर पहुंच सकोगे। इसके बारे में सोचो, क्या तुम उत्साहित महसूस नहीं करते। खाना और रहना शामिल है, 5,000 प्रति माह और भी कई पुरस्कार। फैटी कियू ने अपनी नाक से गर्म हवा के कुछ झोंके छोड़े। एक जनरल मैनेजर और यहाँ तक कि एक सीईओ बनना, शीर्ष सुंदरियों को पाना, मैं शामिल हूँ। बड़े भाई आयुष, कृपया मुझे अंदर आने दो। आहे, ठीक है। पुष्टि के जोरदार जवाब के बाद आयुष ने उसके कान में फुसफुसाया, सबसे पहले तुम्हें अपनी मौजूदा नौकरी छोड़नी होगी और फिर उसके बाद। समझ गया, मैं निश्चित रूप से वही करूंगा जो तुम कहोगे। कियू ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर था। तो मैं सबसे पहले अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दूंगा। यह आपके लिए एक टिप है। आयुष ने जमीन पर पड़े हजारों डॉलर की ओर इशारा किया। ये 10,000 युआन आपकी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मुआवजा है। हाँ, चलो। जब उसने कहा कि वह जाने वाला है तो उसने पीछे देखे बिना ही ऐसा कर दिया। उसने जमीन पर पड़ी सोने की चेन, कार की चाबी और घर की चाबी को देखने और उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये चीजें स्वाभाविक रूप से नौकरों द्वारा की गई थीं। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। तियानजिंग सैटेलाइट टीवी निदेशक कार्यालय। निर्देशक हुआंग चमड़े के सोफे पर आराम कर रहे थे, अपने बाएं हाथ में चाय का प्याला लेकर चुस्की ले रहे थे जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल फोन थामे हुए थे। आया, मैनेजर जाओ। मुझे पता है कि टीवी सीरीज की रेटिंग अच्छी है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समय बहुत कम है, बहुत कम। जरा सोचिए, प्राइम टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है, रात 8 बजे से 10 बजे तक। हर कोई इस स्लॉट को पाने के लिए लड़ रहा है। मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फोन के दूसरी तरफ मैनेजर झाओ ने जल्दी से कहा, निर्देशक हुआंग, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस टीवी सीरीज के लिए रेटिंग निश्चित रूप से विस्फोटक होगी। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि यह कितना ऊपर जाएगा, लेकिन दर्शकों की संख्या में 2 से 5% तक पहुंचना पूरी तरह से निश्चित है।
अगर मेरी टीवी सीरीज जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी है और अवधारणा नहीं है प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित की जाती है तो यह निश्चित रूप से स्टेशन के लिए भी अच्छा होगा। इस बारे में निर्देशक हुआंग ने फिर से सोचा और कहा, मैनेजर झाओ, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और आपकी कंपनी वारविक एंटरटेनमेंट मीडिया के साथ कई बार सहयोग कर चुके हैं। मैं आपके साथ गोलमोल बातें नहीं करूंगा। इस बार प्राइम टाइम स्लॉट के लिए मुझे सबसे अच्छा कार्यक्रम चुनना है जिसे उच्चतम रेटिंग मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपका कार्यक्रम काफ़ी अच्छा नहीं है, बल्कि यह है कि मैं अभी इसकी पुष्टि करने में असमर्थ हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? डायरेक्टर हुआंग, मैनेजर झाओ ने उत्सुकता से पूछा, फिर हम इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टर हुआंग, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए। ये टीवी सीरीज हमारे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ अपनी कंपनी के प्रदर्शन के लिए पूछते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ वारविक एंटरटेनमेंट द्वारा अनुबंधित उत्पादन हो सकता है। विज्ञापनों के लिए जब तक आप हमें प्राइम टाइम स्लॉट का वादा करते हैं, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। निर्देशक हुआंग ने असहाय होकर कहा, मुझे पता है कि आप जो शर्तें दे रहे हैं वे अच्छी हैं। हालांकि मिस ली नियानवे द्वारा वारविक एंटरटेनमेंट से कंपनी बदलने की घटना ने आपकी कंपनी की लोकप्रियता में गिरावट ला दी है। अन्यथा अगर यह अतीत में होता तो आपकी कंपनी को ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तियानजिंग सैटेलाइट टीवी की रेटिंग नहीं बढ़ी तो मैं अपनी स्थिति नहीं बचा पाऊंगा। आपको कम से कम मेरे लिए तो सोचना ही होगा, है ना? तो फिर हमें स्लॉट देने का वादा करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ज़रूरी आवाज़ सुनाई दी, मुझे वाकई इस प्राइम टाइम स्लॉट की ज़रूरत है। चिंता मत करो, मैं ध्यान से विचार करूंगा। निर्देशक हुआंग ने कहा, मैं पहले कुछ समान कार्यक्रम चुनूंगा, उनकी तुलना करूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। अगर आपके कार्यक्रम से बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो मैं आपके लिए प्राइम टाइम स्लॉट की व्यवस्था करूंगा। लेकिन अगर, मैनेजर झाओ ने पूछा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी टीवी सीरीज अब प्रसारित नहीं होगी? चलो इसे ऐसे ही करते हैं। निर्देशक हुआंग ने आगे कहा, अगर आपके शो से बेहतर कोई शो है तो मैं आपके शो को रात 10 बजे प्रसारित करने की व्यवस्था करूंगा। दर्शकों की संख्या भी खराब नहीं होगी। आपको क्या लगता है? फ़ोन कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर मैनेजर झाओ ने असहाय होकर बोलना जारी रखा, तो मुझे लगता है कि मैं बस इंतज़ार करूंगा। डायरेक्टर हुआंग, अगर संभव हो तो कृपया हमारे कार्यक्रम को प्राथमिकता दें। कृपया। ठीक है, तो फिर हम इसे अभी के लिए ऐसे ही निपटा लेंगे। अलविदा। फ़ोन रखते हुए निर्देशक हुआंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, प्राथमिकता? आप ली नियानवे एक सुनहरे फीनिक्स को बढ़ावा देने में भी कामयाब नहीं हुए। क्या आपका कोई भविष्य भी है? अगर मैंने आपका शो लगाया तो मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? वह सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन फिर बज उठा। फ़ोन उठाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई अनजान नंबर है और वह उत्सुक हो गया। ये कौन है? मेरे फ़ोन नंबर के बारे में उन्हें कैसे पता चला? फ़ोन उठाने के बाद उसने गर्मजोशी से अभिवादन किया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? हाँ, फ़ोन के दूसरी तरफ से एक धीमी महिला आवाज़ आई। हेलो, क्या आप तियानजिंग सैटेलाइट टीवी के निदेशक हुआंग हैं? हाँ, यह मैं ही हूँ। निर्देशक हुआंग ने उलझन के भाव से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं कैवेई एंटरटेनमेंट की झांक कह हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या निर्देशक हुआंग को मेरे बारे में कुछ पता है। महिला की आवाज़ ने धीरे से कहा। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ली नियानवे का एजेंट झांक कह था। कैवेई एंटरटेनमेंट, आप मिस ली नियानवे के एजेंट हैं? ये सुनकर कि वह व्यक्ति झांक कह है, निर्देशक हुआंग को तुरंत ताजगी महसूस हुई। यहाँ तक कि झांक कह को संबोधित करने का तरीका भी बदल गया। हाँ, मुझे आपका फ़ोन आना बहुत अच्छा लगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह किस बारे में है? जब तक, झांक कह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस तरह है। हमारे युवा मास्टर आई एम ए सिंगर नामक एक कार्यक्रम प्रसारित करने का इरादा रखते हैं। युवा मास्टर ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो, विज्ञापन और अन्य संबंधित चीज़ों सहित हमारे द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने की व्यवस्था की है। आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम तियानजिंग सैटेलाइट टीवी पर प्रसारित हो। आई एम अ सिंगर, निर्देशक हुआंग की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या मिस ली नियानवे शो में होंगी? ये कार्यक्रम उनके लिए खास तौर पर बनाया गया होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतने उत्साहित थे। इस समय ली नियानवे किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? ये पूर्ण लोकप्रियता का प्रतिनिधित्व करती थी, अच्छी रेटिंग की गारंटी। आपको ये जानना चाहिए कि ली नियानवे की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लेकिन वह एक भी विज्ञापन में नहीं दिखी। हर कोई कारणों के बारे में अटकलें लगा रहा था, लेकिन निर्देशक हुआंग की गहरी समझ के अनुसार उन्हें पूरा यकीन था कि ली नियानवे की लोकप्रियता में अभी भी वृद्धि जारी रहेगी। अगर वह अब कोई विज्ञापन चुनती तो कंपनी को संभावित राजस्व की बड़ी मात्रा का नुकसान होता। लेकिन अब दूसरी पार्टी पहले उससे संपर्क कर रही थी। क्या वाकई आसमान से अच्छी चीजें नहीं गिर सकती? दुर्भाग्य से वास्तविकता हमेशा क्रूर थी। मुझे खेद है, मिस ली नियानवे इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी। भाग नहीं ले रहे? निर्देशक हुआंग का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। यह
मिस झांग कहे, आप भी जानती हैं कि रात 8 बजे का समय प्राइम टाइम होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं अच्छा कार्यक्रम नहीं चुनूंगा तो रेटिंग खराब हो जाएगी। मुझे डर है कि मैं फिर अपनी स्थिति नहीं बचा पाऊंगा। अध्याय 107। हाँ, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। झांग कहे ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, लेकिन हमारा शो हमारे यंग मास्टर का विचार है। आपको उनकी क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। लेडी नियानवेई के संगीत कार्यक्रम की मेजबानी उन्होंने ही की थी। जैसे ही झांग कहे ने ये शब्द कहे, निर्देशक हुआंग, जो मुश्किल स्थिति में थे, तुरंत लड़खड़ा गए और स्पष्ट रूप से उलझन में पड़ गए। जिस यंग मास्टर के बारे में यह मैनेजर झांग कहे बात कर रहा है, क्या वह वही है जिसने लेडी ली नियानवेई के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किया था? वह यंग मास्टर जो टेलीविजन पर कुत्तों को टहलाता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या ये वाकई वही है? निर्देशक हुआंग के हाथ कांपने लगे और वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने सावधानी से पूछा, क्या ये वही है जिसने कहा था कि वह कुत्तों को टहला रहा था और लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान फोन काट दिया? वह यंग मास्टर। डायरेक्टर हुआंग की यह बात सुनकर आयुष, जो ली नियानवेई के पैर को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था, हिंसक रूप से उछल पड़ा, फोन पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया होता। आप लोगों ने उस समय अचानक मुझसे बात क्यों बंद कर दी? क्या अब कोई सच भी नहीं बोल सकता? लानत है। मैं तब बहुत गंभीर था। ठीक है, आप लोग मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा? उसके शब्द एक के बाद एक निकले और अंत में भी वह शांत नहीं हुआ। अगली बार अगर ऐसा फिर हुआ और किसी ने मुझसे फोन काटने की हिम्मत की तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। शांति, एक अजीब शांति। पूरे आधे मिनट के बाद डायरेक्टर हुआंग की आवाज़ फोन से सुनाई दी। वाह यंग मास्टर, हम यहाँ तियानजिंग सैटेलाइट टीवी से हैं, तियानजिंग वैरायटी चैनल से नहीं। आप जिस मामले की बात कर रहे हैं, आपको स्टेशन डायरेक्टर ली से बात करनी होगी, जो तियानजिंग वैरायटी चैनल के प्रभारी हैं। अरे, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि तुम सब तियानजिंग टीवी स्टेशन से हो। आयुष ने फिर से दहाड़ लगाए। तो फिर मेरे लिए संदेश पहुंचा दो, इसे आगे बढ़ा दो। क्या तुम्हें पता है कि उस मामले ने मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है? अब तक मैं अभी भी ठीक नहीं हो पाया हूं। उसके बगल में खड़े ली नियानवेई और काजल ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। स्टेशन डायरेक्टर हुआन को लगा कि उसे सचमुच गोली लगी है, भले ही वह लेटा हुआ था। लेकिन उसने वास्तव में इस छोटे पूर्वज के बारे में पहले भी सुना था, तियानजिंग शहर का सुपर प्रोडिगल। बात यह थी कि उसकी किस्मत असाधारण रूप से अच्छी थी, इस हद तक कि वह स्वर्ग द्वारा संरक्षित एक भाग्यशाली बच्चे की तरह था, एक शुभंकर प्रकार का व्यक्ति। उसे नाराज करने की हिम्मत किसने की? ये सोचते हुए उसने निर्णायक रूप से अपने शब्द बदल दिए। तो ठीक है यंग मास्टर, चलिए टीवी शो पर चर्चा जारी रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर का आई एम ए सिंगर वास्तव में ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि इसे उच्च दर्शक रेटिंग मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेशन निदेशक के रूप में मुझे दर्शकों की रेटिंग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि दर्शकों की रेटिंग, बेशक मुझे पता है कि आपकी समझदारी से दर्शकों की रेटिंग निश्चित रूप से कम नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप लेडी नियानवेई को एक उपस्थिति के लिए आमंत्रित करते हैं तो ये सुरक्षित होगा, भले ही ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। मेरी बहन नियानवेई मुक्त नहीं है, आयुष ने बुरे मूड में कहा। बस मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं इसके बजाय कोई दूसरा टीवी स्टेशन ढूंढ लूंगा। अब आयुष, जिसके पास पहले से ही कुछ उपनाम थे, बिग ब्रो, आयुष, बिग बर्ड, आलसी नहीं, और इसी तरह बहुत आक्रामक तरीके से बोला। मैं आपकी दर्शकों की रेटिंग बढ़ाने में मुफ्त में मदद कर रहा हूं और फिर भी आप मेरे साथ शर्तें बोलने की हिम्मत करते हैं। तो फिर ठीक है। स्टेशन डायरेक्टर हुआंग ने इस छोटे पूर्वज को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह विलक्षण लोगों की दुनिया में एक किंवदंती था, भाग्यशाली लोगों की दुनिया में एक विलक्षण व्यक्ति, प्रभावशाली लोगों का वह प्रकार जिसका पैर सड़क पर चलते समय सोने की पट्टी से टकरा सकता है। उसका शो वाकई बहुत हिट हो सकता था, भले ही ऐसा न हो, फिर भी वह अपने से नीचे के लोगों को जवाबदेह ठहरा सकता था। आखिरकार आयुष के पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर वह खुश होता तो वह उन्हें बहुत बड़ा इनाम देता। भले ही दर्शकों की रेटिंग थोड़ी कम होती, फिर भी यह स्वीकार्य था। उसने तुरंत कहा, तो फिर मैं शो कब देख सकता हूँ? जब समय आएगा तो आपको बस इसे प्रसारित करना होगा। आयुष ने फोन रख दिया। ओह मेरा दिल। स्टेशन डायरेक्टर हुआंग ने अपनी छाती पकड़ ली। वह मुझे कार्यक्रम देखने भी नहीं देता, मैं इसे कैसे प्रसारित करूं? जब मुझे इसे प्रसारित करना है तो मैं क्या प्रसारित करूं? जबकि स्टेशन डायरेक्टर हुआंग आशंकित महसूस कर रहे थे, आयुष शांत और संयमित थे। वह उत्साहपूर्वक योजना बना रहा था कि पैसे कैसे जलाए जाएं, विशेषता अंक अर्जित करने के लिए पैसे जलाने का इतना अच्छा अवसर। अगर वह ऐसा नहीं करता तो स्वर्ग भी उसे माफ नहीं करेगा। शियाओई, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी योजना है? मुझे बताओ। चूंकि हम कुछ करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए यह एक बड़ा दृश्य होना चाहिए। आयोजन स्थल के लिए अभी के लिए बस उस स्टेडियम का उपयोग करें। बाकी के लिए आपको क्या लगता है कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिंग शियाओई ने कहा, स्थल के लिए शुल्क वही होना चाहिए। लेकिन युवा गुरु, इस बार मैं सलाह दूंगा कि इसे और अधिक मुफ्त न बनाया जाए।
आखिरकार पिछली बार के अनुभव के अनुसार अगर इस बार भी यह मुफ्त हुआ तो मुझे डर है कि वहां बहुत ज्यादा लोग होंगे और भगदड़ मच जाएगी। उसकी चिंता अकारण नहीं थी। पिछली बार ली 99 के संगीत कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने शामिल न होने पर खेद व्यक्त किया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अफसोस के कारण आत्महत्या करने की योजना भी बना ली थी। इस बार अगर यह फिर से मुफ्त होता तो उम्मीद की जा सकती थी कि इसमें शामिल होने वाले लोग कम से कम 100,000 या उससे ज्यादा होंगे। भले ही वे ली 99 को न देख पाएं, लेकिन ये गारंटी थी कि यह एक बड़ा दृश्य होगा क्योंकि इसे यंग मास्टर द्वारा होस्ट किया गया था। अगर वे नहीं आए तो यह उनका नुकसान होगा, तो वे क्यों नहीं आएंगे। ये कुल 100,000 लोगों की भीड़ थी। अगर सब मिला दिया जाए तो यह एक भव्य दृश्य होगा जहां हर कोने में लोग होंगे और कोई भी छोटी सी दुर्घटना एक बड़ी घटना का रूप ले लेगी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आयुष ने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, तो फिर शुल्क लगाओ। और बहुत कम भी नहीं। अगर यह बहुत कम है तो यह मुफ्त होने से अलग नहीं होगा। चलो इसे इस तरह से करते हैं, सीटिंग के हिसाब से शुल्क लगाते हैं। आगे की तरफ वाले ज्यादा महंगे होंगे, पीछे की तरफ वाले थोड़े सस्ते होंगे। आगे की तरफ वीआईपी के लिए एक क्षेत्र चिन्हित करें। इसे पिछली बार की तरह न बनाएं जहां किसी व्यक्ति को मुझसे बात करने के लिए सिर्फ मार खाने के लिए जाना पड़ता था। हाँ, 4 वीआईपी क्षेत्र, हर सीट 2000 युआन। आगे की सीटें 500 युआन प्रत्येक, पीछे की तरफ नज़दीकी सीटें 100 युआन और उससे ज्यादा, और पीछे की तरफ वाली सीटें 50 युआन और उससे ज्यादा। यह आसपास के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। युवा मास्टर, क्या ये कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं है? लिंग शियाओई ने यह भी कहा, युवा मास्टर, अगर हम इस तरह से फीस लेंगे तो मुझे डर है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। आखिरकार लेडी 99 मंच पर नहीं जाएंगी, वे शायद तब इतनी कीमत चुकाने को तैयार न हो। आयुष ने कुछ देर सोचा। ठीक है, तो कीमत आधी कर दो। वीआईपी सीटें 1000 युआन, आगे की सीटें 200 युआन, पीछे की सीटें 60 युआन और 30 युआन, लगभग इसी कीमत पर। आप इन्हें अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं। याद रखें, सीटों के लिए शुल्क लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उपस्थित लोगों की संख्या को नियंत्रित करना है। बहुत अधिक लोगों को उपस्थित न होने दें और अंत में 100,000 से अधिक लोगों की भीड़ न लग जाए। मैं नहीं चाहता कि भगदड़ जैसी कोई दुर्घटना हो। प्रत्येक जीवन कीमती है। वास्तव में आयुष की योजना के अनुसार उसने शुरू से ही कोई लाभ कमाने का इरादा नहीं किया था। समस्या ये थी कि यदि वह शुल्क नहीं लेता तो उपस्थित लोगों की संख्या को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। यदि यह वास्तव में मुफ्त होता तो उसे उम्मीद थी कि पूरा तियानजिन पश्चिम चौथा लूप ठप हो जाएगा। ठीक है, लिंग जियाओई ने इस पर ध्यान दिया और कहा, जहां तक मंच की बात है, युवा मास्टर, क्या आप पिछली बार का अनुसरण करना चाहते हैं? आयुष, इसे दोगुना करें, इसे 10 लाख या उससे ज्यादा कीमत का बनाएं। बड़ा सीन, मुझे बड़ा सीन चाहिए। स्टीरियो साउंड सिस्टम के लिए क्या कोई ऐसा है जो 500,000 युआन वाले से बेहतर हो? लिंग शियाओई ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। एक रात के लिए 500,000 युआन पहले से ही उपलब्ध सबसे अच्छा है। आयुष, ये वाकई बहुत मुश्किल है। तो बस 500,000 युआन सिस्टम का इस्तेमाल करें। लाइटिंग के लिए इस बार कुछ और भी शानदार इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार हमने जो इस्तेमाल किया था उसमें अभी भी थोड़ी कमी महसूस हुई। शियाओई, पिछली बार इस्तेमाल की गई सभी कारों का इस्तेमाल करें और मुझे कुछ हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में मदद करें। इस बार चलो दूर और पास की क्रॉस लाइटिंग का अनुभव करते हैं। काजल ने अपना सिर पकड़ लिया। ये वाकई हर बार बड़ा होता जा रहा है। उसने लाइटिंग के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आयुष, ये बदमाश। टीवी प्रोग्राम को इतना बड़ा सीन बना देना। अध्याय 108। इससे पहले उन्होंने 40 लग्जरी कारों को लाइटिंग के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया को चौंका दिया था और इस बार वे हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। क्या इससे लोग पागल नहीं हो जाएंगे? कौन जानता था कि आयुष ने मंद मंद नाक सिकुड़ी और बुदबुदाया, यह इतना बड़ा दृश्य कैसे है? सिस्टर 99 के अगले संगीत कार्यक्रम के लिए मेरी मूल योजना पहले उनकी एक मूर्ति बनाने की थी, फिर उनके लिए रास्ता खोलने के लिए सेना को काम पर रखना था। दुर्भाग्य से मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन सेना को काम पर रखना मुश्किल हो सकता है। क्या मुझे इसके बजाय सुरक्षा गार्ड रखने चाहिए? रुको, सुरक्षा गार्ड? जैसे ही उसने बड़बड़ाया, उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसका पूरा मन हल्का हो गया। शियाओई, मुझे एक विचार आया। इस बार जाओ और सुरक्षा गार्डों को काम पर रखो, बहुत सारे। उन्हें प्रतिदिन 200 युआन का भुगतान करो। सड़क खोलने के लिए 5000 लोगों को काम पर रखो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। तभी काजल ने कहा, आयुष, क्या तुम विद्रोह की योजना बना रहे हो? आयुष, सुरक्षा गार्डों को काम पर रखना विद्रोह की योजना बनाने के बराबर कैसे है? मैं तो उन्हें बड़ी संख्या में काम पर रख रहा हूँ। सड़क पर उनमें से बहुत से लोग होंगे जिन्हें जानकारी होगी, उन्हें पता होगा कि वे कॉन्सर्ट के लिए आए हैं। जिन्हें जानकारी नहीं होगी उन्हें लगेगा कि राष्ट्रपति बाहर जा रहे हैं। काजल का दिल लगभग फट गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उतना गंभीर नहीं है जितना तुमने कहा। आयुष ने झांक कई को देखा और कहा, बहन कई, संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, कहें कि हम एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं।
यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वे सिर्फ सुरक्षा गार्ड हैं, कोई आम आदमी नहीं जो दंगा करने की योजना बना रहा हो। झांग कई ने कुछ देर ध्यान से सोचा और कहा, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब तक वे हथियारों से लैस नहीं हैं, तब तक सब ठीक होना चाहिए। मैं उन्हें फ़ोन करके कल सुबह सबसे पहले इस बारे में पूछूंगा। तो फिर बात बन गई। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। बर्बाद करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है, मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ। शोरगुल, 5000 लोग, एक रात में ही 10 लाख खर्च हो जाएंगे। 1 मिलियन युआन की अवधारणा क्या थी? ये पूरे 10 विशेषता बिंदु थे जो उसके मिशन की आवश्यकता के 1 मिलियन युआन के बराबर थे। अब उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए अभी भी लगभग 7 मिलियन युआन की कमी थी। एक बार जब वह IMA सिंगर प्रोजेक्ट और कुछ अन्य चीज़ों पर 3 से 4 मिलियन युआन बर्बाद कर देता तो वह आसानी से मिशन पूरा कर पाता। इस प्रकार आयुष ने तुरंत दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों पर गिनती की। स्टेज के लिए 1 मिलियन और स्टीरियो साउंड सिस्टम के लिए आधा मिलियन। जहां तक लाइटिंग के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने की बात है, ओह शियाओई, हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होगी? लिंग शियाओई ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे पिछले साल एक लेख याद है जिसमें बताया गया था कि कैसे एक जोड़े ने अपनी शादी के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। माना जाता है कि हेलीकॉप्टर की कीमत प्रति घंटे के हिसाब से तय की जाती है। हालांकि हेलीकॉप्टर बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। मुझे डर है कि अगर हम कई अलग अलग मॉडल के हेलीकॉप्टर किराए पर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा आम इस्तेमाल वाले भी बहुत छोटे होते हैं और उतने प्रभावशाली नहीं होते। जहां तक सेना के लोगों की बात है तो वे किराए पर नहीं मिलते। हाँ, मैं इसके बारे में भूल गया। आयुष ने कुछ देर सोचा और असहाय होकर कहा, इसे भूल जाओ, शो को फिल्माने के लिए बस 1 या 2 हेलीकॉप्टर किराए पर ले लो। जहां तक लाइटिंग की बात है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। अभी इसके बारे में चिंता मत करो। एक अतिव्ययी व्यक्ति के रूप में एक ही प्रकाश व्यवस्था का 2 बार उपयोग करना उसकी हैसियत के अनुरूप नहीं था। बहुत जल्द आयुष को एक विचार सूझा। ज़ियाओई, लाइटिंग के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के चारों ओर काफ़ी ऊंची इमारतें होनी चाहिए, है ना? उनमें से प्रत्येक पर एक विशाल जैकलाइट लगाओ, ऐसी जो हिल सके। इस बार मेरी ज़रूरत है कि स्टेज के चारों ओर स्पोर्ट्स कारों को लाइटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जबकि जैकलाइट्स मशहूर हस्तियों को रोशन करने के लिए काम करेंगी। साथ ही अलग अलग साइज की कुछ सामान्य लाइटिंग भी तैयार करें। आयुष के शब्दों ने फिर से सबको चौंका दिया। काजल ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। यह उराव आदमी अकेले प्रकाश व्यवस्था पर कम से कम 10 लाख बर्बाद करने वाला था। लेकिन लिंग ज़ियाओई ने कुछ देर सोचा और कहा, जैकलाइट्स ढूंढना आसान है, लेकिन रोशनी स्टेडियम में मंच तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या यह आसान नहीं है? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए मंच पर बड़े दर्पण तैयार करें, इसे व्यवस्थित करने का काम आपका है। हे, इस बार मैं फिर से खुद का आनंद लेने में सक्षम होने जा रहा हूँ। सब ठीक है, लिंग शियाओई को मानना पड़ा। इस बार वह वाकई चौंक गई थी और उसे संभलने में थोड़ा समय लगा। युवा मास्टर, फिर हम और अधिक दर्पण तैयार कर सकते हैं और उनकी दिशाओं को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा विचार है, आयुष ने तुरंत फैसला किया। तो फिर हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब जब लाइटिंग तय हो गई थी, आयुष ने फिर से झांक कई की ओर देखा। बहन कई, उस गायक का नाम क्या था? मैं भूल गया। आपने जिसका उल्लेख किया वह काफी प्रतिष्ठित था। झांग काई ने मुस्कुराते हुए कहा, चू जोंगकिन। हाँ, ये सही है, चू जोंगकिन। क्या आपने उससे संपर्क किया है? उसका जवाब क्या है? ये व्यक्ति आलोचनात्मक था। यदि वह उपस्थित नहीं होता तो अन्य हस्तियां भी शामिल नहीं हो सकती थीं। ये कहा जा सकता है कि वह इस बार IMA सिंगर शो के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मैंने पहले ही उसके मैनेजर से संपर्क कर लिया है, वे अभी भी इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। झांग कई ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मुझे उनसे फिर से पूछना है। उसका फ़ोन बहुत जल्दी आ गया। झांग कई ने धीरे से पूछा, क्या ये मैनेजर जो है? यह मैं हूँ, झांग कई। कल मैंने जिस मामले पर आपसे बात की थी, क्या आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे? समय थोड़ा तंग है। मैनेजर जो थोड़ा परेशान था। आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर चू हमेशा काफ़ी व्यस्त रहते हैं और इस मामले को व्यवस्थित करना वास्तव में थोड़ा कठिन है। वास्तव में मिस्टर चू भी शामिल होने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। उनका जवाब सुनकर झांग काई थोड़ा घबरा गया और पूछा, तो फिर मैनेजर जो, क्या आपको लगता है कि आप मिस्टर चू से कह सकते हैं कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और कुछ समय निकाल लें? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैनेजर जो ने कहा। मुझे यकीन नहीं है कि वह सहमत होंगे। ये सुनते ही आयुष अधीर हो गया और तुरंत बोला, 500,000 युआन। झांग काई को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। मेरे युवा गुरु ने पूछा कि क्या उनकी उपस्थिति के लिए 500,000 युआन ठीक रहेगा? यह मैनेजर जो स्पष्ट रूप से हिचकिचाया। आयुष, 700,000 युआन। झांग काई, यदि 500,000 युआन पर्याप्त नहीं है तो मेरे युवा मास्टर ने कहा कि वह कीमत बढ़ाकर 700,000 युआन कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।
मैं निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर जो तुरंत गंभीर हो गया। आयुष, 1 मिलियन युआन। झांग कहे, मेरे युवा गुरु कहते हैं कि यदि आप अभी सहमत हो जाएं, तो वह 1 मिलियन युआन देने को तैयार हैं। मैनेजर जो अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। आयुष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर वे तैयार नहीं हैं तो भूल जाओ, हम किसी और को ढूंढ सकते हैं। झांग कहे ने तुरंत संदेश दिया, मेरे युवा स्वामी कहते हैं कि यदि आप इस कीमत पर भी निर्णय नहीं ले सकते तो हमें केवल खेद है। मैनेजर जो ने तुरंत निर्णय लिया, सौदा। आयुष ने बुदबुदाते हुए कहा, बोरिंग, मुझे लगा था कि वह अभी भी दिखावा करेगा और थोड़ी देर और टिकेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। दरअसल इस बार मैनेजर जो ने बहुत जल्दी जवाब दिया। दरअसल उसने फोन नहीं काटा, बस इतना कहा कि कोई और बोल रहा है। हाय, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे कब जाना चाहिए? अगर सब ठीक रहा तो मैं कल जा सकता हूं। कहने की जरूरत नहीं है, ये चू जोंकिन ही होगा। हालांकि वह अपने दिल में चिंतित था, फिर भी उसने एक ठोस दिखावा किया। बेशक, कृपया गलत मत समझिए, मैं मुख्य रूप से प्रेरणा लेने के लिए वहां जा रहा हूं। हे। अध्याय 109। हे, तुम्हारा सिर। भले ही तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हों, लेकिन क्या तुम अभी भी पैसे के लिए यहाँ नहीं हो? बेशक, आयुष को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह आता तब तक अन्य मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करना बहुत आसान होता। 1 मिलियन युआन इसके लायक था। ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में IMA सिंगर को अन्य प्रतियोगियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रभाव वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। आखिरकार ऐसी प्रतियोगिता में अगर वे जीतते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार वे हार जाते हैं तो ये काफी शर्मनाक होगा। अब जब चू जोंकिन ने IMA सिंगर का इतना बड़ा उपकार किया है तो वह स्वाभाविक रूप से कुछ पुरस्कार का हकदार है। इसलिए आयुष ने फोन संभाला, मुस्कुराया और कहा, मिस्टर चू, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो क्या आप कल आ सकते हैं? मैं सिस्टर कई से आपको होस्ट करने और शो पर चर्चा करने के लिए कहूंगा, ये कैसा लगता है? क्या आप महान यंग मास्टर हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में उससे बात कर सकता था और इतना युवा लग रहा था, वह केवल यंग मास्टर ही हो सकता था। इस प्रकार चू जोंकिन ने जल्दी से अनुमान लगाया कि वह कौन था। नमस्ते, तो मैं कल जाऊंगा। हाँ, मैं दोपहर 4 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा। ओह माय, जिसकी बात कर रहा हूं, मैंने लेडी न्यानवेई का संगीत कार्यक्रम भी देखा। ये शानदार था। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं हमेशा किस्मत के मामले में अच्छा हूं। आयुष ने सारा श्रेय अपनी किस्मत को देते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह शो तुम्हारी प्रसिद्धि जरूर बढ़ाएगा। कोई बात नहीं, तुम बहुत विनम्र हो। चू जोंकिन काफी खुश लग रहा था। चूंकि सब कुछ तय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। मैं कल तुमसे मिलूंगा। हाँ, कल मिलते हैं। इतना कहकर आयुष ने फोन रख दिया। झांग कई ने पूछा, युवा गुरु, इस चू जोंकिन के बारे में क्या आपके पास उसके लिए कोई योजना है? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है कि वह कितना सक्षम है। मुझे अन्य चीजों से कोई सरोकार नहीं है। जब तक वह अपने पहले प्रदर्शन में कोई बड़ी गलती नहीं करता, तब तक उसे हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में पहला स्थान मिलना चाहिए। हालांकि ऐसी चीजें करना बहुत ही निरर्थक है। ये कहते हुए आयुष ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने जो कहा वह तर्कसंगत था। सच कहूं तो IMA सिंगर को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मंच पर अपनी पकड़ बनाए रख सके। इस व्यक्ति को जरूरी नहीं कि पहला स्थान मिले, लेकिन उसके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे गायकों को आमंत्रित करना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसे पहले प्रदर्शन के लिए पहला स्थान देना उसके आभार का प्रतीक था। उसके बाद उसके नतीजों के लिए यह उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता। ठीक है युवा मास्टर। झांग कई ने अपना फोन वापस लिया और कहा, अब जब चू जोंकिन शो में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है, तो क्या हमें अन्य गायकों को आमंत्रित करना शुरू करना चाहिए? हाँ, अब आप उन्हें बुलाना शुरू कर सकते हैं। जहां तक इस पहलू का सवाल है तो आप ज्यादा परिचित हैं। अलग अलग स्टाइल वाले लोगों को ठीक करें, शो को नीरस न होने दें। विख्यात। झांग कई ने तुरंत उन गायकों के प्रबंधकों को फोन करना शुरू कर दिया। जब वह हुआ एंटरटेनमेंट में मैनेजर थी तो उसने बहुत सारे फोन नंबर एकत्र किए थे। अब उसे उन नंबरों को खोजने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करना काफी मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि संगीत उद्योग के बड़े भाई चू जोंकिन भी शामिल हो रहे हैं, तो वे भी शामिल होने के लिए ललचा गए। आखिरकार अगर चू जोंकिन शामिल हो रहे थे तो ये शो के पीछे की निर्माण टीम की क्षमताओं का भी प्रतिनिधित्व करता था। जब उन्होंने आयुष द्वारा प्रस्तावित शो में शामिल होने की लागत के बारे में सुना तो उनमें से काफी लोग तुरंत सहमत हो गए। बेशक ये जानना कि शो के पीछे बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने वाले महान फिजूल खर्च आयुष थे, यही मुख्य कारण था कि वे सहमत हुए। आखिरकार कोई भी पैसा अस्वीकार नहीं करेगा, इसलिए लगभग 2 घंटे में ही पहले और दूसरे प्रदर्शन के लिए प्रतिभागियों का चयन कर लिया गया। झांग काई वापस आए और आयुष को सूचना दी। जूली न्यानवेई की जांघ पर आराम कर रही थी। यंग मास्टर, पहले और दूसरे चरण के प्रतिभागियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वे हैं चू जोंकिन, लियू युकियोंग, जिया युयाओ, फीचांग, यांगजून, पांडा, जियांग रोयू, लीजियो। आयुष उनमें से किसी को नहीं जानता था।
बेशक उसे इस बात की चिंता नहीं थी। ये शो सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसका मुख्य उद्देश्य जितना संभव हो उतना पैसा खर्च करना था। हालांकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी आयुष को कुछ दिलचस्पी दिखानी थी। उसे कम से कम इन गायकों की क्षमताओं के बारे में तो पता होना ही था, अन्यथा बाद में इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहन कहे, उनकी क्षमताएं कैसी हैं? झांग कहे ने जवाब दिया, लियू यूकियोंग इस समय देश में दूसरे दर्जे की गायिका हैं। उनके पास हुनर और क्षमता दोनों हैं, बस उनके गाने कभी प्रसारित नहीं हुए। वह ऐसी गायिका है जिनमें हुनर तो है, लेकिन उन्हें दिखाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए जब उन्होंने इस शो के बारे में सुना तो वह सबसे पहले सहमत हुई। इसमें शामिल होने के लिए उनकी फीस 250,000 युआन है। जिया युयाओ वर्तमान में देश के शीर्ष पुरुष गायकों में से एक है और काफ़ी प्रसिद्ध है। दर्शकों की रेटिंग बढ़ाने में उसे कुछ मदद मिलनी चाहिए। उसके शामिल होने की लागत 200,000 युआन है, ये काफ़ी उचित मूल्य है। फेई चांग देश में काफ़ी प्रसिद्ध गायक हैं। वे प्रथम श्रेणी के गायक बनने के करीब हैं। उनमें प्रतिभा और अवसर दोनों हैं और पहले तो उन्होंने इसमें शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि चू जोंगकिन भाग ले रहे हैं तो वे भी सहमत हो गए। इसमें शामिल होने की उनकी लागत 500,000 युआन है। यांग जून प्रेम गीतों का राजकुमार, उसकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है और उसकी स्थिति भी फी चांग के समान है। उसके शामिल होने की लागत भी 500,000 युआन है। पांडा सबसे अच्छे बैरिटोन गायकों में से एक है। गाते समय उसकी आवाज़ में ताकत और दमखम दोनों होते हैं, लेकिन अपने रूप और उम्र के कारण उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके शामिल होने की कीमत 200,000 युआन है। जियांग रुओयू एक तीसरे दर्जे की गायिका, वह काफ़ी कुशल है और दिखने में भी अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक क्लासिक प्रकार की गायिका है जिसे चमकने का अवसर नहीं मिला है और चाहे जो भी हो वह लोकप्रियता में नहीं बढ़ सकती। उसे सिर्फ नंबर भरने के लिए यहाँ माना जा सकता है और उसके शामिल होने की लागत 50,000 युआन है। जब तक उसे मंच पर गाने का मौका मिलता है उसकी ज़रूरत सबसे कम है। ली जियाओ दूसरे दर्जे का पुरुष गायक, उसके कुछ एल्बम बहुत हिट हुए लेकिन बाद में उसके पास कोई नया अच्छा गाना नहीं था। उसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। जब उसने इस शो के बारे में सुना तो वह भी तुरंत इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया। इसमें शामिल होने की उसकी कीमत 250,000 युआन है। जब उसने इन 7 लोगों का परिचय देना समाप्त किया तो आयुष ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दी। 1 मिनट रुको, मुझे गिनने दो। 25, 20, 50, 50, 20, 5, 25, इन सबको जोड़ने पर यह होगा। काजल जोर से हंसा और बोला, बेवकूफ़, ये कुल 1950,000 युआन है। तुम इसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। आयुष ने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, 1950,000 युआन। फिर जियांग रुओयू नामक उस व्यक्ति के लिए उसे एक गोल संख्या बनाने के लिए 50,000 युआन और दें। बहुत बढ़िया, ये कुल 2 मिलियन युआन होगा। हे भगवान, काजल ने अपना चेहरा ढांक लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही 2 मिलियन कह देती। अब जब सब कुछ तय हो चुका था तो आयुष को उन अतिरिक्त 50,000 युआन की परवाह नहीं थी। अब उसके दिमाग में बस यही था कि वह कैसे मौज मस्ती करे। बहन कहे, आने वाले 2 दिनों में कुछ और काबिल गायक तैयार करो। हमारा शो हर 2 स्टेज पर एक व्यक्ति को बाहर कर देगा और यह अच्छा नहीं होगा अगर हमें आखिरी समय में स्लॉट पर कोई नहीं मिल पाया। और ठीक है, उन्हें बता दो कि जो बाहर हो जाएंगे उन्हें सांत्वना के तौर पर 200,000 युआन मिलेंगे। उन्हें बिना किसी पछतावे के जाने दो। झांग कए ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युवा मास्टर, मुझे मिल गया, मैं अभी इसका इंतजाम करूंगा। मैं थक गया हूँ, घर वापस जाकर सोने का समय हो गया है। आयुष ने अपनी कमर को फैलाया और कहा, बहन कए, क्या अनएक्सपेक्टेडली हो गया? अगर हो गया है तो मुझे हॉट कॉपी दे दो, मैं पहले अपने माता पिता को इसे दिखा दूंगा। ये बहुत पहले से तैयार है। झांग कए ने अपनी जेब से थंब ड्राइव निकाली और आयुष को थमा दी। ये रहा। ठीक है, चलो घर वापस चलें। अध्याय 110। पापा, मम्मी, मैं घर आ गया हूँ। घर पहुँचते ही आयुष ने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और चिल्लाने लगा, मैं अप्रत्याशित रूप से घर ले आया। मम्मी, मम्मी, अरे हमारा छोटा सा बच्चा घर लौट आया है। इतनी जोर से मत चिल्लाओ, हमने तुम्हें पहले ही सुन लिया है। लैन रुक्सी बाहर भागी। उसे एक ही समय में अजीब और गुस्सा महसूस हो रहा था। उसने आयुष को उसकी जैकेट उतारने में मदद की और पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम तो मानो किसी भूत पर चिल्ला रहे हो। हे, मैंने अभी जो लघु फिल्म पूरी की है उसे मैं आपके और पिताजी के लिए घर ले आया हूँ। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अभी रिलीज नहीं हुई है, आप इसे पहली बार देखेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से थंब ड्राइव निकाली और अपनी माँ को थमा दी। लैन रुक्सी तब तक हंसती रही जब तक वह झुक नहीं गई। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और उसके माथे पर थपथपाया। छोटा बदमाश बड़ा हो गया है, अब तुम्हें पता है कि अपने पापा और मुझे पहले अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। ऐसा कहते हुए वह पलटी और चिल्लाई, पति, बाहर आओ और वह फिल्म देखो जो हमारे छोटे से बदमाश ने शूट की है। मैंने पहले ही सुन लिया है। हे। आयुष्मान ने अपना धूम्रपान पाइप पकड़ा और निजी कमरे से बाहर चला गया।
चलते चलते उसने कहा, देखो आयुष कितनी उत्साहित है, ये फिल्म काफ़ी अच्छी होगी। जल्दी करो, मुझे इसे देखने दो। फिर लेन रूक्सी ने थंब ड्राइव को टेलीविजन के पोर्ट में प्लग किया। बहुत जल्दी टेलीविजन से अप्रत्याशित रूप से की सुखद ध्वनि सुनाई दी। 2 मिनट बाद लेन रूक्सी तब तक हंसती रही जब तक वह आयुष्मान की बाहों में गिर नहीं गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हा, हमारा छोटा बदमाश वाकई बहुत शरारती है, ये फिल्म वाकई काफ़ी दिलचस्प है। उसके हाव भाव देखिए, कितना मूर्खतापूर्ण है। आयुष्मान भी जोर से हंसा और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से एक छोटी फिल्म शूट कर सकते हो। हा, वाकई बुरा नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, आयुष ने जो परिचारक ढूंढे हैं वे भी बुरे नहीं हैं। इस आदमी का नाम क्या है जो प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रहा है? आयुष ने अपने बाल खींचे, कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार अपना सिर हिलाया। अरे, बात तो यह है कि मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेन रोक्सी, तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी इतने लापरवाह हो। हे ... मेरा नाम ली यांग है और बचपन से ही मेरा शौक काम निपटाना है। बेशक इसकी तुलना में मैं नौकर बनना ज्यादा पसंद करता हूँ, यही मेरी रुचि भी है। अब मेरा पेशा भी नौकर बनना है। नौकर होने में क्या बुराई है? हर दिन मैं यंग मास्टर के साथ चलता हूँ, अच्छी चीजें खाता हूँ और खर्च करने के लिए पैसे रखता हूँ। खासकर इसलिए क्योंकि यंग मास्टर हम नौकरों के प्रति काफ़ी देखभाल करते हैं। आमतौर पर जब वह कक्षा में होते हैं तो हमें ज़्यादा आज़ादी मिलती है, इसलिए हम खुशी खुशी इधर उधर घूम सकते हैं या ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, जब तक कि हम यंग मास्टर से बहुत दूर न हों। जब वह अपनी कक्षा समाप्त कर लेगा तो हमें उसके लिए कुछ काम निपटाने होंगे। हर दिन हम यंग मास्टर का अनुसरण करते हैं और घूमते हैं, और इससे दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ गया है। अब हमारे पास कोई जीवनसाथी नहीं है, ऐसा नहीं लगता। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि हम एक भी जीवनसाथी पाने में सक्षम नहीं थे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम औसत दर्जे के मानकों पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। जो लोग हम गुलामों की पत्नी बनना चाहते हैं, उन्हें कम से कम सुंदर और अमीर होना चाहिए, उनके बाल चिकने और लंबे होने चाहिए, उनका फिगर अच्छा होना चाहिए और उनकी उम्र कम होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कई लड़कियों ने मुझ में दिलचस्पी दिखाई थी। दुर्भाग्य से वे मानकों पर खरी नहीं उतरीं। अफसोस, उनके मानक वास्तव में बहुत बुरे नहीं थे। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं यंग मास्टर के अधीन सबसे योग्य नौकर हूँ। जब भी कोई काम निपटाना होता है, मैं हमेशा सबसे आगे रहता हूँ। नौकर के पेशे को नीची नज़र से मत देखिए। अगर कोई और होता तो उसे नौकर बनने का मौका भी नहीं मिलता। यंग मास्टर ने एक बार कहा था, प्राचीन काल से कभी भी कोई ऐसा नौकर नहीं हुआ जो मुझसे ज़्यादा नौकर हो। इसे देखो, इसे देखो। यंग मास्टर के शब्द वाकई प्रभावशाली हैं, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कह पाएगा। इसके अलावा नौकर बनना केवल काम निपटाने जितना आसान नहीं है, आपको अभिनय भी करना आना चाहिए। कुछ दिन पहले जब हम यंग मास्टर के साथ अनएक्सपेक्टेडली फिल्मांकन कर रहे थे तो क्या हुआ? मैं एक योग्य नौकर हूँ। यंग मास्टर ने मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति भी दी। क्या ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? मैं उत्साहित था और अभिनय में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब मैं फर्श पर लेटा था तो मेरा पोज सटीक था और भावमोहक थे। अगर वह कोई साधारण आदमी होता तो उससे यह उम्मीद न करें कि वह ऐसा अभिनय कर पाएगा। बेशक मेरा भाई भी बुरा नहीं था। सूर्यास्त में दौड़ते हुए उसका दृश्य, उसका पोज एकदम सही था और उसकी गति भी बढ़िया थी। ये वाकई प्रभावशाली था। यंग मैडम ने कहा कि ओल्ड मास्टर और मैडम फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने से पहले उसे देखेंगे। तो मैं सोच रहा था, जब फिल्म रिलीज होगी तो डाउनलोड दर निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। ये लेडी न्यानवेई के कॉन्सर्ट से भी अधिक हो सकती है। कम से कम मेरा अनुमान है कि यह उस मानक के आसपास होगी। एक नौकर होने के नाते मैं भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने का क्या मतलब है? मैं सबसे अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि सबसे अविश्वसनीय बनने के लिए कहता हूँ। चेनहुई बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, कैवेई एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नमस्ते, क्या ये सो कूल वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के मुख्य संपादक हैं? मैं कैवेई एंटरटेनमेंट से हूँ, लेडी न्यानवेई के मैनेजर झांग कै। झांग कै ने अपना फ़ोन पकड़ा, उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास की गहरी भावना झलक रही थी। हमारे यंग मास्टर के अनएक्सपेक्टेडली का पहला एपिसोड पूरा हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपकी वेबसाइट से किसी सिफारिशी स्लॉट की व्यवस्था करना संभव है? आत्मविश्वास ताकत से आता है। ली न्यानवेई के कॉन्सर्ट के बाद से ही झांग कै को यकीन था कि दूसरा व्यक्ति उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। दरअसल फ़ोन पर एक युवा महिला की आवाज़ सुनाई दी। मिस झांग कै, कृपया एक सेकंड रुकें। मुख्य संपादक ने कहा कि वे अभी आसानी से कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें 10 मिनट या उससे ज़्यादा की एक छोटी बैठक करनी है। अंत में वह झांग कै को दिलासा देना नहीं भूली। मिस झांग कै, कृपया अपना दिल शांत रखें। बैठक इस बारे में है कि हम आपको अपने संसाधन किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूर। झांग कै मुस्कुराया और फ़ोन रख दिया। बहन कै, उन्होंने क्या कहा? ली न्यानवेई आमतौर पर दफ्तर में ही रहती थी।
आयुष ने उसके लिए बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए करीब 100 वर्ग फीट का कमरा खास तौर पर व्यवस्थित किया था। ली नियानवे इससे काफ़ी संतुष्ट थी। आखिरकार यहाँ रहने से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकेगा। झांग कई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। यंग मास्टर के उत्पादों की सोकूल वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पर काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए वे हमारे लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। ली नियानवे ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, सिस्टर कय, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन यंग मास्टर जैसा कोई ये पहली बार है। हे, ये यंग मास्टर, वह वाकई बहुत बढ़िया है। आयुष के बारे में बात करते हुए झांग कय मुस्कुराना चाहती थी। उसने कहा, वह वाकई हर तरह के विचार लेकर आता है और हर बार यह मुझे आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रहता। ली नियानवे उससे पूरी तरह सहमत थे। ये सही है, मेरा कॉन्सर्ट जल्द ही शुरू होने वाला आई एम अ सिंगर, यह अनएक्सपेक्टेडली, इनमें से प्रत्येक विचार सभी को आश्चर्यचकित करेगा। झांग कय ने खिड़की से बाहर देखा, रात के दृश्य को घूरते हुए, और कहा, हाँ, दरअसल शुरुआत में हम दोनों अपने भविष्य के कारण यंग मास्टर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। नियानवे, क्या तुम उत्सुक हो कि यंग मास्टर भविष्य में किस तरह की अविश्वसनीय और अकल्पनीय चीजें करेंगे? ली नियानवे ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, लेकिन जिज्ञासु होना एक पहलू है। मुझे ये देखना भी अच्छा लगता है कि यंग मास्टर कैसे बेफिक्री से अपना पैसा उड़ाते हैं। ऐसे समय में वह हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या तुम यंग मास्टर के प्यार में पड़ गई हो? झांग काई ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिस बारे में बोल रहा हूँ मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। ली नियानवे ने उसके कान पर गहरे सोने की बाली को सहलाया और कहा, लेकिन मुझे पता है, अगर उसे चोट लगी तो मेरा दिल दुखेगा।